नमस्कार, डिजाइन न्यूज के विशेष कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जिस तरह की देश और दुनिया में स्थिति है, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, जिस तरह से भारत की एक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा पर या चीन की सीमा पर तनाव की स्थितियां बनी हैं, उन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर देश की सेना का महत्व और बढ़ गया है। ये सही है कि देश की सेना का महत्व सदैव से ही रहा है, सनातन काल से रहा है। शुरू में जब राम और कृष्ण का जमाना था तब भी युद्ध हुआ करते थे और उस युद्धों में भी सेना का महत्व हुआ करता था। लेकिन अब सेना का महत्व ही नहीं बढ़ गया है, बल्कि उसकी राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और अब सेना में नौकरी करने का महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो गया है कि न केवल सेना में पैसा अच्छा मिलता है, बल्कि सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और यदि आप देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएं, तो उसके बाद आपके परिवार को जो पूरे राष्ट्र के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने लगा है। इसलिए यदि आजकल के नौजवानों में सेना के प्रति उत्सुकता बढ़ी है और सेना सेवाओं में जाने की जागरूकता बढ़ी है, तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है। सेनाओं में खासकर भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इसमें अधिकारी कैसे बना जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अधिकारी बनने के लिए केवल हिम्मत और शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अधिकारी बनने के लिए एक तकनीक का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। किस तरह से पढ़ना, कैसे पढ़ना और किस तरह से अपने शरीर को फिट बनाते हुए परीक्षा को पास करना बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब यह है कि इन तीनों सेनाओं की जो परीक्षा होती है, उसमें किसी किस्म का आरक्षण नहीं मिलता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यता पर ही पद हासिल करना पड़ता है। और ये जो परीक्षा होती हैं, खासकर जो सेनाओं की परीक्षाएं होती हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये परीक्षाएं भारत की सबसे कठिन परीक्षाएं हैं। यहाँ तक कि जो हम अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं देते हैं, आईएएस और आईपीएस की परीक्षा, उससे भी कई गुना ज़्यादा कठिन परीक्षाएं ये होती हैं। और इसमें आपको पल दर पल एक नई चुनौती का सामना करते हुए परीक्षा को पास करना पड़ता है। तो परीक्षा को कैसे पास किया जाए, इसकी कुछ तकनीक जानकार देने के लिए, इसकी कुछ टिप्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेना के पूर्व कर्नल निखिल दीवान जी। आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय सेनाओं में अफसर बनने के लिए जो 3 परीक्षाएं होती हैं, एनडीएस की, सीडीएस की और एएफसीएटी की, ये बहुत कठिन है। इतनी कठिन है कि कहा जाता है कि ये आईएएस आईपीएस की जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है यूपीएससी को, उससे भी ज़्यादा कठिन है। क्या ऐसा ही है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही और सटीक कहा है, पर जो एस्पिरेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि ये एक इजी है, मिथक है। उनको लगता है कि ये क्या सेना में जा रहा है, इजी है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं तो जैसे पिछले साल जब सीडीएस के एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसके थ्रू इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 सीट है। पूरे देश में से 32 ही लड़के सिलेक्ट हुए, मतलब 68 सीटें, 68 सीटें खाली रह गई। आपने माना कि बाकी 68 लोग बाकी 32 के अलावा बाकी लोग इस लायक नहीं है कि उनको सीट दी जाए, तो सीट खाली रखना मंजूर है, लेकिन कम अयोग्य को आप स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें एक एस्पिरेंट का पहला जो पड़ाव होता है या पहला जो ऑप्शन उसका होता है, वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम देना, जो कि इस साल से लड़कियों के लिए भी एलिजिबल होगी। एक बेस तो लड़कियों की, अभी एक परीक्षा तो हो गई लड़कियों की, अभी दूसरी जो है वो 10 अप्रैल को जी। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम को ये समझते हैं कि जो जवान लेवल की भर्ती और एनडीए की जो एग्जाम है वो कॉमन है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी इन लोग को, जो मुझे भी ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि आपके यहाँ एनडीए प्लस फिजिकल होता है क्या? मेरा उनसे जवाब यही होता है कि भाई एनडीए के एग्जाम में 300 नंबर का गणित का पेपर है, 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर है, 400 नंबर का जीके का है, एक भी नंबर उसमें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए नहीं है। पर पता नहीं ये एक मिथ है या एक गलतफहमी सब में है कि अगर सेना में अधिकारी बनना है तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रोज का फिजिकल करना पड़ेगा। उस वजह से कई बच्चे कई गलत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पढ़ाई करने के बजाय, क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम है, पढ़ाई करने के बजाय दौड़ते ही रहते हैं।
और जब आप दौड़ोगे, फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो जाहिर है आप थक जाओगे, और थक जाओगे तो मेंटली पढ़ाई जो करनी है, गणित जो सुलझाना है वो नहीं सुलझा पाएंगे। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम जो आज की पीढ़ी में जो आता है वो है 10वीं के बाद में डमी स्कूल लेने का। क्योंकि उसको आईआईटी पास करना है, उसको पीएमटी पास करना है, तो वो आईआईटी और पीएमटी की तैयारी करता है, इसलिए वो 11वीं 12वीं डमी में पढ़ता है। नहीं, देखिए क्या है, ये फिर से एक तो पूरा विश्व पिछले 2 साल से डमी में ही था कोरोना के कारण। कोरोना के। अब फिर से वो डमी स्कूल ले लेता है। अब जब डमी स्कूल ले लेता है तो सोशल कोशेंट एक चीज होती है, एक एडवर्सिटी कोशेंट होता है, एक एडजस्टेबिलिटी कोशेंट होता है, वो बहुत लो चले जाता है, जो कि जिंदगी में आगे चल के भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा डमी स्कूल का प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप एनडीए के या कोई इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने आउटडोर टीम गेम्स कौन से खेले हैं। अब डमी स्कूल वाला कुछ खेलता ही नहीं। आपने स्कूल ही नहीं गए हैं आप तो। आप गए नहीं। आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कौन से एक्टिविटीज में पार्ट लिया है? कुछ नहीं किया। आपको किसी ने क्लास मॉनिटर, हाउस कैप्टन, ग्रुप कैप्टन कुछ बनाया है क्या? आप डमी स्कूल में थे तो वो भी नहीं बना। तो ये पूरी जो एट्रीब्यूट्स है, जो एक डायनामिक पर्सनालिटी चाहिए होती है, वो शून्य हो जाती है। और डमी स्कूल वाले आईआईटी के एग्जाम पास कर सकते हैं, पर वो भी वही बच्चे कर पाते हैं जो अपनी नैतिक जिम्मेवारी को बहुत समझते हैं। नहीं, पर वो आईआईटी की तैयारी ही कर रहे होते हैं कोचिंग में। कर रहे होते हैं, पर वो पास वही होते हैं जिनको नैतिक जिम्मेवारी है, जिन्होंने सिंसियरली पढ़ाई करी। सिंसियरली। अब देखिए, हम आईआईटी और एनडीए को कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर अगर सीट्स वाइज अगर हम कंपेयर करें तो एनडीए में एक साल में 2 बार एग्जाम होती है, तो 800 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं पूरे देश में से। बट न जाने कितनी आईआईटी है इन इंडिया में। हर आईआईटी में कम से कम 600 से 650 सीट है। ये ले लो कि आप 7 से 10,000 सीट है आईआईटी में। अब इसीलिए मैंने इस कंपैरिजन को करने के लिए इस बार मैंने आरटीआई डाल दी थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, और उनसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जेई मेंस में 95 परसेंटाइल लाने वाले कितने थे? 54,302 जिन्हें 95% लेके आए परसेंटाइल। हाँ, और पिछले साल 45 के लगभग था, इस साल 54 था। एनडीए के एग्जाम ही 8,500 बच्चे पास करते हैं। ये एनडीए और सीडीएस में क्या अंतर है? चलते हैं उसको, मैं सीडीएस पे आ जाऊंगा। तो एनडीए के एग्जाम की जानकारी ये है कि आप एक तो डमी स्कूल कदापि ना लें। दूसरा ये है कि उसका पूरा सिलेबस जो है वो एनडीए के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 3 पेपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैथ्स है, इंग्लिश है और जीके है, राइट। मैथ्स 11-12 लेवल का आता है। पर आप 11-12 लेवल तो आप गए नहीं स्कूल में। हाँ, तो पूछ लिया आपसे कि भैया तेरा का पहाड़ा सुनाओ, आप बता ही नहीं पा रहे हो। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये डमी स्कूल वाला क्या सिस्टम चालू हो गया है। आपने और हमने तो कभी, हमको तो स्कूल जाना अच्छा लगता था, और स्कूल और कॉलेज जाते हुए मैंने यूपीएससी के एग्जाम पास किए, और ये घर में बैठ के नहीं कर पा। होलकर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आप जो है वो कैप्टन बन गए। हाँ। होलकर कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज। तो ये होता है जब इसकी एज लिमिट है 16.5 से 18.5, नॉट 19.5। ये फिर एक गलत फहमी है। 16.5 से 18.5 तक आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन। परीक्षा जब होगी तब होगी। परीक्षा देते तो आप 19 के हो गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होता अगर आप 18.5 से ऊपर हो, ऑनलाइन फॉर्म जो है। फिर बॉयज के लिए एक और ऑप्शन है कि जेई के मेंस के स्कोर के ऊपर बेस्ड उनको नेवी और आर्मी के इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। अगर वही 85-90 परसेंटाइल अगर उनके हैं जेई मेंस में, तो वो आर्मी ने टेक्निकल एंट्री और नेवी बीटेक एंट्री के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। आपका जो सवाल था कि चलो एनडीए फर्स्ट स्टेप है, बाई चांस नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग के 7वें और 8वें सेमेस्टर में तो 8 से 10 अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। हाँ, अब हम जो आपका सवाल था सीडीएस, ये है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। ये यूपीएससी की एग्जाम है। इसको लड़के लड़कियां दोनों दे सकते हैं। इसमें परमानेंट कमीशन के लिए 3 पेपर होते हैं। एक है इंग्लिश, दूसरा है जीके और तीसरा है बेसिक मैथमेटिक्स। शॉर्ट
सर्विस कमीशन जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है, उसके लिए 2 है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, और उसमें है इंग्लिश और जीके। और इंग्लिश और जीके जो है बहुत वास्ट होता है, कोई गाइड बुक से आप उसको पास नहीं कर सकते, आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, जीके तो कुछ भी हो सकता है, धर्म पूछ लें, खेल पूछ लें, युद्ध पूछ लें, भूगोल पूछ लें, इतिहास पूछ लें। पुरानी जितनी ये गाइड बुक्स हैं उसमें 2 प्रॉब्लम आते हैं। पहला ये है कि उसमें करंट अफेयर्स पिछला वाला रहता है, जो अब करंट रहा नहीं, जो अब करंट नहीं रहा, वो तो ऐतिहासिक हो गया। फिर इतिहास जो है भारतीय सरकार ने चेंज कर रही है कि अभी तक मुगल और ब्रिटिश इतिहास आपने और हमने पढ़ा हुआ है। वो इतिहास को लेकर विवाद है कि वो वामपंथियों ने लिखा है। यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई है कि भारतीय इतिहास पढ़ाया जाए। हाँ, क्योंकि वो पुराना इतिहास तो वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है और उसके बारे में बहुत सारे मतभेद थे, वो चल रहा है अभी भी, पर वो हम उसमें की गाइडलाइंस आ गई है जी। 54 पेज के पूरा उन्होंने वो गाइडलाइंस निकाल दिया। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उम्र बताई कि 16.5 18.5 एनडीए के लिए, तो सही उम्र तो आपने बता दी है। कौन सी कक्षा से बच्चे को इस दिशा में सोचने लगना चाहिए और काम पे लग जाना चाहिए, ट्रेनिंग कोचिंग जो भी है? देखिए, अधिकतर बच्चे प्यास लगने पे कुआं खोदते हैं। मैं भी ऐसे ही था। सभी ऐसे थे। पर मतलब आप में एक वो आत्मसम्मान जरूर है कि आप पब्लिक के सामने बोल रहे कि मैं भी ऐसा ही था। कोई भी बच्चा सक्सेसफुल तब होता है जब उसने कम उम्र में अपने डिसीजन लिए हैं, और वो डिसीजन खुद के दिलो दिमाग से लिए गए। मेरे अड़ोसी आर्मी में गया, या मेरे पड़ोसी ने इंजीनियरिंग किया, या मेरे सामने वाले ने डॉक्टर बनाया तो मैं भी बन जाऊं। नहीं, आपके दिल में क्या है, और उसकी तैयारी जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सको उतनी करना चाहिए। जैसे मैं मेरे इंस्टीट्यूट में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के भी बच्चे लेता हूँ, आते हैं हर साल 10-12 बच्चे आते हैं, कि मैं उस कच्ची मिट्टी को बहुत जल्दी ढाल पाता हूँ। उनको ढालना आसान है? आसान है, और जितने एज बढ़ती जाती है उतनी उनका एडजस्टमेंट फैक्टर वो यहाँ से भी और बॉडी से भी, दोनों जगह से वो रिजिड होते जाते हैं, करेक्ट, स्टिफ हो जाते हैं। तो हम आ रहे हैं सीडीएस की एग्जाम के लिए, जो आपका सवाल था। ग्रेजुएशन के आखिरी साल में आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्जाम और एफकैट की एग्जाम दोनों दे सकते हैं। मैं एफकैट थोड़ा अलग से कवर करूंगा। सीडीएस में क्या है कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलता है, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीटेक, कुछ भी चलता है, और इसमें सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। नेवी का सबसे बड़ा बेनिफिट इंजीनियर्स को मिलता है, क्योंकि नेवी में सिर्फ इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स के लिए आपको 12th में भी पीसीएम चाहिए और ग्रेजुएशन में भी साइंस होना चाहिए, फिर वो बीटेक हो या बीसीए या बीएससी हो। गर्ल्स के लिए तो चूंकि वो ओटीए के थ्रू जा सकती है, तो कोई भी ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर सकता है। और ये चीज़ मैंने बताई है आपके डिजियाना के दर्शकों को कि लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब जैसे आपका आप फाइनल ईयर में पहुंचे, आप अप्लाई कर दीजिए, उस टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। रिजल्ट आपको चाहिए ज्वाइन करने से पहले, और ज्वाइन करने का प्रोसीजर पूरा 1 साल का है। आ ही जाएगा रिजल्ट, जाहिर है। आ जाता है। या आप कह सकते हो कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, वेट कर रहा हूं मैं, तो वो मिल 120 दिन का टाइम देते हैं एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में फाइनल मार्क्स। पर सर, जैसा आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में जब सिलेक्ट हो जाता है बच्चा और वो एकेडमी में पहुंच जाता है, तो जो जिस तरह की वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं, मैं कभी महू से गुजरता हूं तो वो छोटे छोटे लड़के बहुत छोटे से बालों में और 20-20 किलोमीटर दौड़ते रहते हैं, कोई वजन वजन उठा के, वो सब कैसे कर पाता होगा? देखिए क्या है कि जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में भी मैं इनको यूपीएससी की एनडीए और सीडीएस की एग्जाम की पढ़ाई करवाता हूँ। जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है उसको तब मैं फिजिकल कराना चालू करता हूँ, तब फिजिकल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे एनडीए में चले गया या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चला गया तो वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग बहुत टफ है। पर वहाँ पर भी क्या है कि हर चीज को ग्रेजुअली फिजिकल में लिया जाता है। जैसे हम भी जब गए थे तो ऐसा नहीं था कि पहले दिन 20 किलोमीटर दौड़ा दिया, जाहिर है वो तो ग्रेजुअल, मतलब और वहाँ पहला जो कैंप था वो मार्च अप्रैल में हुआ था, जिसमें कि जो रन बैक था वो 8 किलोमीटर का था। तो 3-4 महीने में तो प्रिपेयर हो गए थे हम लोग। और जो उस्ताद लोग रहते हैं वो आपको ट्रेन करते हैं,
वो उस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं, उनके उनका काम ही है कि आपको ट्रेन करना है और वो आपको रफ टफ बना देते हैं। बना देते हैं, बिल्कुल। फिर अगला जो आपका सवाल था एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके बारे में कई लोगों को बहुत गलत धारणा है। इसका नाम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसका मतलब ये है कि ये एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, लॉजिस्टिक्स ब्रांच और अकाउंट्स ब्रांच, इनके लिए है। तो मतलब अभिनंदन सिंह बनना हो तो इसका मतलब नहीं है। वो मैं आपको अब हाँ, विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको वीर चक्र, अभी वो ग्रुप कैप्टन बन गए। जी। हाँ। तो अगर आपको पाकिस्तान पे बम गिराने का जो रोमांच है और जो आनंद है और जो सम्मान है वो अगर प्राप्त करना है तो फिर दूसरी परीक्षा देना पड़ेगी। नहीं, इससे भी होगा जी। मतलब गर्ल्स के लिए तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए, जिससे फाइटर पायलट्स जैसे अपनी अवनी चतुर्वेदी वगैरह बनी है, या मेरी जो स्टूडेंट ऑल इंडिया मेरिट वन थी आंचल गंगवाल जी। जिसका हर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में आया था। तो 12th में अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तब भी आप एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं ग्राउंड ड्यूटीज के लिए, मतलब लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स ब्रांच के लिए। उसके लिए पीसीएम जरूरी नहीं है, सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए पीसीएम जरूरी है और टेक्निकल ब्रांच के लिए तो ऑफकोर्स बीटेक जरूरी है। उसमें भी बीटेक में ऐसा है कि उन्होंने स्पेसिफाइड ब्रांचेस दे रखी है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में काउंटेड नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स को सिविल इंजीनियर टेक्निकल में नहीं चाहिए। उनका रनवे बनाना वो सब करना दूसरी एक एजेंसी होती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो करती है, जबकि आर्मी और नेवी में सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होती है, बट एयरफोर्स में सिविल इंजीनियर्स का टेक्निकल के लिए जरूरत नहीं है। तो ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और सीडीएस, ये दोनों एग्जाम इंक्लूडिंग इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ये आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में दे सकते हो और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंजीनियर्स को, क्योंकि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ इंजीनियर्स दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। तो जैसे मैंने एनडीए का पूरा बताया था, सीडीएस में 100 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं और एफकैट में भी 300 नंबर का एक पेपर होता है। अब अगला सवाल जो आज की पीढ़ी पूछ रही है कि कट ऑफ कितना होता है, किस कट ऑफ पे एडमिशन मिलेगा? तो ये तीनों के कट ऑफ अलग अलग है। खाना कट ऑफ नहीं खाते, खाना फुल खाएंगे, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको कट ऑफ चाहिए। अरे तीनों में कट ऑफ होते हैं, एनडीए सीडीएस और कट ऑफ का मतलब यह है कि आप मेरिट में सबसे लो हो। अब इन बच्चों को यह समझ में नहीं आता है, जैसे एफकैट का कट ऑफ जो है वो 150 से लेके 160 के बीच में जाता है, बट 40% मार्क्स रिटन एग्जाम के और 60% मार्क्स जो 5 दिन का इंटरव्यू होता है उसके काउंट होते हैं। अच्छा, जो 5 दिन का इंटरव्यू वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आपके हाथ में रिटन एग्जाम है, इसमें तो टॉप करो ना। अब जब 156 तो 5 दिन का जो इंटरव्यू वो आपके हाथ में क्यों नहीं? सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे, जवाब तो आपको अपनी नॉलेज से देना है। नहीं, उसमें क्या है कि वो अपन अलग से बात कर लेंगे एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, बट एग्जाम तो आप टॉप करो ना। कंपटीशन में कभी आपके अंत में आते हो क्या? मतलब कट ऑफ का मतलब क्या है? लास्ट इन मेरिट। तो आप उसमें क्यों जाना चाहते हो? आप तो टॉप करो ना। टॉप करो ना, मतलब आपने 10वीं बोर्ड टॉप की, आपने 12वीं बोर्ड टॉप की और नेशनल लेवल के एग्जाम में आप कट ऑफ पूछ रहे हो। तो ये 2-3 जो प्रॉब्लम्स है आजकल की पीढ़ी के साथ में, एक तो डमी स्कूल वाला जो मैंने बताया, फिर फिजिकल वाला कि एनडीए प्लस फिजिकल, सीडीएस प्लस फिजिकल, अरे है ही नहीं उसमें फिजिकल। क्या ये भी है कि बाद में आपने सिलेक्ट कर लिया तो क्या ये शारीरिक ऊंचाई लंबाई सीने की नाप, आंखों का भी कुछ नापते हैं कि भाई आंख आपकी सी तो नहीं है, चश्मा तो नहीं लगता है, घुटने आपके टकराते तो नहीं है, ये सब चीजें भी हैं? ये जो है, एक तो एनडीए के और सीडीएस के नोटिफिकेशन में मेडिकल और फिजिकल क्राइटेरिया पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पर ये बच्चे वो 70 पेज पढ़ते नहीं। मुश्किल है 70 पेज पढ़ना, पर फट से अप्लाई कर देंगे। मतलब आज से 3-4 साल पहले एक लड़का आया था छतरपुर से, बहुत सामान्य घर का था, वो बहन के साथ में आया था। पहला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा चश्मे का नंबर क्या है? बोलता सर -4। मैंने कहा ये तो मेडिकली अनफिट है एनडीए के लिए। तो उसकी बहन बोलती है कि इसने तो अप्लाई कर दिया है। मैंने कहा एप्लीकेशन में ये चीज मेंशन करना ही नहीं है कि आपके चश्मे का नंबर है, पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, पढ़ा क्यों नहीं? बोलती सर छतरपुर से आई हूँ, अकेली कमाने वाली हूँ, 2-3 हज़ार रुपए यहाँ इंदौर आने में लग गया आपके पास में। मैंने कहा इसने नोटिफिकेशन पढ़ा क्यों नहीं?
अब -4 आईसाइट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 20 साल की उम्र के बाद में आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हो, पर एनडी की उम्र तो 18.5 में खत्म हो जाती है। वो बेचारी रोती हुई चली गई, मैं कुछ हेल्प ही नहीं कर पाया। तो ये भी एक ज़रूरी है कि आप जब एनडीए की फॉर्म भर रहे हो तो बारीकी से पढ़ें उसको। हाँ, एनडीए सीडीएस के नोटिफिकेशन में सारा मेडिकल फिजिकल क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए हाइट कितनी चाहिए, नेवी के लिए कितनी चाहिए, आर्मी के लिए कितनी हाइट चाहिए, वेट कितना है। फिर जो आपने मेडिकल का पूछा था, एक बार जब आप इंटरव्यू में फाइनली जब सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद में फिर मेडिकल होता है, उसके बाद में मेडिकल होता है। और उसमें अगर आप गड़बड़ हो गई आपके, ये घुटने उठने का भी कुछ पूछते, टकराना नहीं वगैरह का होता है। हाँ, तो फिर अगर ये ऐसा गड़बड़ हो गई तो जब आपका मेडिकल होता है और उस मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम अगर निकल के आता है तो आपको पहला 42 डेज का टाइम देते हैं उसको ठीक कराने का। नहीं होता है तो दूसरा देते हैं 30 डेज का, और तीसरा चांस 30 डेज का फिर तब दिया जाता है कि अगर वो बीमारी सुधरने लायक हो तो। 102 दिन है आपके पास, सुधार लो। हाँ, मतलब तीसरा वाला जो अपॉर्चुनिटी है 30 दिन का, वो तभी होता है जब वो मतलब क्यूरेबल कुछ हो, तो रीमेडिकल के भी 2 से 3 चांस। सर मैं एक बहुत मोटा प्रश्न जानना था, आपने कहा छतरपुर से बच्ची आई थी, सामान्य घर की थी, ये सब परीक्षा देने और तैयारी करने में और सब में कितना खर्चा आता है? देखिए, खर्चे की बात जो है हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस अलग है। मोटा मोटा मैं अगर आपसे ही पूछूं, मेरे यहाँ मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के कोर्स लेता हूँ क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम्स है, 15-20 दिन 1 महीने में कुछ नहीं होता है। तो मेरे यहाँ जो 1 ईयर का जो कोर्स है वो 90,000 ही है मात्र। 90,000 है बस। इसमें आप खाना पीना भी देते हैं? नहीं, खाना पीना नहीं, ये तो सिर्फ एवरीथिंग फीस है। ना आप लॉजिंग बोर्डिंग नहीं देते हैं? नहीं, क्योंकि लॉजिंग बोर्डिंग जो है वो अभी पिछले महीने तक मेरे पास में गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल था, पर वो अभी रिनोवेशन में चला गया है। तो जो बॉयज हॉस्टल है वो रेंट पे है। वो जो रेंट उसका है उसको देना, वो रेंट उसको जाता है, और जो खाना खाते हैं वो खाने वाले को चले जाता है। तो ये मतलब ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह का उठाना। और ये कितने साल कोर्स करना, कितनी अवधि करना पड़ता है? ट्रेनिंग कितनी, मतलब कोचिंग 1 साल में तो कोई जरूरी नहीं वो बन जाए। देखिए, अब मेरे यहाँ कुछ है जो जिन्होंने फॉर एग्जांपल 12th के टाइम एनडीए के लिए ज्वाइन किया था, एसएसबी इंटरव्यू में रह गए, जैसे आप ही का भतीजा जो है रितेश। जी हाँ, जी हाँ, रितेश दुबे है ना, भतीजा ही है ना वो। जी हाँ, जी हाँ। वो 4 साल पहले भी आया था, अब फिर से इस साल आया है वो। मतलब 4 साल पहले उसने 8 इंटरव्यूज में रह गया था वो, अब इस साल फिर से आया है। और मैंने ऐसे बहुत सारे हैं जो फिर से आते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। और ये क्यों चलता है? 5 दिन इंटरव्यू क्यों चलता है? बाकी दूसरी सब एग्जामों के तो इंटरव्यू जो आधा घंटा 20 मिनट में हो जाते हैं, पीएससी का इंटरव्यू तो 15 मिनट में हो जाता है। आपके इंटरव्यू, सेना वाले इंटरव्यू 5 दिन क्यों चलते हैं? मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटीज बहुत टिपिकल है, तो उसको असेस करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, एक पहली है साइकोलॉजिकल टेक्निक, दूसरी है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की टेक्निक्स, और तीसरी है पर्सनल इंटरव्यू। क्या हमने ये सुना कि रात में बच्चे कैसा सो रहा है, बाथरूम में कैसा व्यवहार कर रहा है, उसने अपने नहाने के दौरान बाद साबुन को कैसे रखा, ये सब चीजें भी गौर की जाती हैं? उसके मतलब बाथरूम में जाते नहीं है जी, पर सॉरी, पर सब बच्चों को एक गलतफहमी रहती है कि 7 बजे से 1 बजे तक सारी टेस्ट होती रहती है, जो मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह बताया है, और 1 बजे के बाद में कुछ नहीं है। पर कई बार 1 बजे के बाद में भी उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, और कई बच्चे 1 बजे के बाद जो उनकी हरकतें रहती है उसकी वजह से आउट हो जाते हैं। यही मैं जानना चाह रहा था। पर ऐसे कमरे में घुस के नहीं करते, वो ऑब्जर्वेशन चलता रहता है। अच्छा सर, एक मोटा सवाल जो आज, उसके पहले जी, इस इंटरव्यू को अपन एक बार अच्छे से डिटेल में थोड़ा डिस्कस एक आधा और किसी शो में करेंगे, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए मुझे आप परमिट जरूर जरूर सर, जरूर। इस जो 5 दिन का जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, ये टोटली ट्रांसपेरेंट और नॉन कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव वर्ड को मैं जोर दे रहा हूं। जो बच्चा ये सोच के जाता है कि मैं इस बार एसएसबी को फाड़ के आ जाऊंगा, क्रैक कर दूंगा, वो आउट हो जाता है। और जो बच्चा एक सिंपल बन के जाता है, क्योंकि जैसे मेरे जो जितने कोर्समेट है, हम सब लोगों ने एसएसबी साथ में दिया,
आज भी वो भाई से ज्यादा है। और उन्हीं के साथ अगर मैंने अपने एसएसबी में कंप्लीट कर लिया होता तो मैं आज उनको भाई नहीं बोलता। तो ये गलत फहमी है सबको कि मैं क्रैक करके आ जाऊंगा। तू साइकोलॉजिस्ट को क्रैक कर देगा भाई, तो जीटीओ को क्रैक कर देगा, तो इंटरव्यू को क्रैक कर देगा। तो ये क्रैक वर्ड ही गलत है एसएसबी के लिए। और आप अपना बेस्ट दीजिए। नहीं देना है बेस्ट, अच्छा, वो भी नहीं देना है, ये भी एक चक्कर है। आप चलो आपने वो शब्द का प्रयोग कर ही लिया। बेस्ट जो है, बेस्ट कैन बी बीटन। जैसे माइकल फेल्प्स है, स्विमर है, कोई तो हराएगा, कोई तो हराएगा। सुनील गावस्कर 10,000 दुनिया में सबसे पहले बनाया, सचिन ने और ज्यादा बना दिए। जो राइट पर्सन है वो आगे ग्रो कर सकता है, जो राइट पर्सन है वो आगे ग्रो कर सकता है। तो क्या करना है इंटरव्यू में? वी वांट अ राइट पर्सन एंड नॉट द बेस्ट पर्सन। बेस्ट तो फिर फौज तुमको ट्रेनिंग में बनाएगी, अल्टीमेट बना देगी फौज तो। सर एक मोटा सवाल जो इस दुनिया में पूछा जाता है, रोकड़ा कितना मिलता है अगर आपके यहाँ अफसर बनने की जो सबसे छोटा अफसर होता है, जो आप पहले पोस्टिंग होती है कैप्टन की, तो मोटे तौर पे उसको क्या तनख्वाह क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है? क्योंकि आजकल की दुनिया जो है वो 5 फिगर में सैलरी है, 6 फिगर में सैलरी है, पैकेज। तो ये पैकेज क्या है? मैं 21 साल का था जब कमीशन होके मैंने हिसार में रिपोर्ट किया। तो रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए मुझे 2 हवलदार और एक जेसीओ मतलब नायब सूबेदार, जो एसआई वगैरह लेवल के रहते हैं, जो नायब सूबेदार थे, उनकी सर्विस 24 साल थी आर्मी में और मेरी उम्र 21 साल थी। और जैसे ही उन्होंने मुझे ट्रेन से उतरते हुए देखा, ठक ठक जो सैल्यूट मारा, पैसे वसूल हो गए। वो पैसे में तोला ही नहीं जा सकता। या अभी कल की बात बताता हूँ। वो किसके पास में गया था, रजिस्ट्रार, कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार वगैरह, वो श्रम शिविर में किसका ऑफिस है जी, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का। हाँ, तो कुछ ऐसे ही काम से गया था। तो मैंने उनको बोला कि मैं कर्नल दीवान जी हूँ। वो उठ के खड़े हो गए और जय हिंद बोला उन्होंने। बोल दो ऑफिस से पैसा उन्होंने। चलिए, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की सैलरी जो है वो की हुई। इन एडिशन जो है मिलिट्री सर्विस पे जो बाकियों को नहीं मिलती है, इन एडिशन अलाउंसेस अलग अलग टाइप के हैं। जैसे फ्लाइंग अलाउंस है, अगर आप पायलट बने हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में से किसी भी सर्विस में आप पायलट बने हो, तो ऑलमोस्ट 25,500 रुपीज़ पर मंथ का उसमें फ्लाइंग अलाउंस है। फिर कहाँ पर आप पोस्टेड हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलाउंसेस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे जब मैं एनएसजी में था, तो एज ए ब्लैक कैट कमांडो जो हमको कमांडो अलाउंस मिलता था, उस टाइम में 900 रुपया था। बहुत बड़ा होता था, बट उस टाइम 900 रुपया था वो। तो जब तक मैं एनएसजी में था तब तक वो 900 रुपया मिलता रहा। एनएसजी से सीधा मैं सिलेक्ट हो गया था, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो जो ब्लैक कैट कमांडो जिन्होंने बॉम्बे वाला वो सब वो किया था। तो उसके बाद में मैं सोमालिया संयुक्त राष्ट्र के अंडर में जाने के लिए सिलेक्ट हो गया था। तो वहाँ पर तो मुझे डॉलर की भी तनख्वाह मिलती थी और इंडियन तनख्वाह भी मिलती थी। तो मतलब फौज में अब ये कहना कि फौज में पैसे नहीं है, गलत बात है। मतलब सम्मानजनक पैसे के लिए जो फौज में जाते ही नहीं, वो जाता ही नहीं फौज में पैसे के लिए। लेकिन मतलब देश और सर ऐसा है कि पैसा से इज्जत मिलेगी ये जरूरी नहीं है। जैसे इंदौर में भी कई ठेले वाले जो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। हाँ, चाट पकौड़ी भेल बेचकर। इंदौर में भिखारी हैं, बैंगलोर में भिखारी जिनके 3-3, 4-4 फ्लैट है करोड़ों के। नहीं, फिर भी पेरेंट्स जानना चाहते हैं तनख्वाह क्या मिलेगी। ओके, तो चूंकि आपने दूसरी बार इसके ऊपर जोर दिया है, तो जो बेसिक सैलरी है वो है 56,100 रुपया। और ये 56,100 रुपया आपके ट्रेनिंग का जो लास्ट ईयर होता है उसमें आपको मिलना चालू हो जाती है। जो भी ट्रेनिंग का लास्ट ईयर होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, उस टाइम मिलना चालू हो जाती है। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होकर आप पासिंग आउट परेड से पास आउट होते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो फिर बाकी सारे अलाउंसेस, डीए, सीए, जैसा भी डीए फिर से बढ़ने वाला है, तो वो सब ऐड होते जाते हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद कर्नल दीवान जी आपका इस बात के लिए कि आपने हमारे नौजवान साथियों को सेना में अफसर कैसे बने इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो लोग पैसे कमाने के लिए सेना में जाना चाहते हैं वो सेना में अप्लाई नहीं करें। सेना सम्मान का प्रतीक है, सेना गौरव का प्रतीक है, और इसमें
जैसा कि सर ने कहा कि जब वो 21 साल के थे और जब उनको रेलवे स्टेशन पर सैल्यूट मिला, उसकी कोई कीमत, कोई मूल्यांकन उसका नहीं किया जा सकता है। मेहनत करना पड़ेगी, बहुत अपने एम्स क्लियर रखना पड़ेंगे, अपने गोल क्लियर रखना पड़ेंगे और जमकर मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत कैसे करना पड़ेगी ये भी कर्नल साहब ने आपको बताया कि बिना बात को दौड़ने से जो है आप गोल को अचीव नहीं करने वाले हैं। पहले आप अपना दिमाग मजबूत बनाएं, शरीर तो फौज मजबूत बना ही देगी। तो देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।